हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी में पेट के एग्ज़ाम के लिए हमने जो आपसे कहा था कि हर एक चीज़ की तैयारी कराई, तो इसमें सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि 2 सब्जेक्ट उठाए जाएंगे, रीजनिंग के और हिंदी के। तो हिंदी में हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स लिए जा रहे हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में आपके पैटर्न में हैं। तो सबसे पहले जनरल हिंदी की बात की जाए, सामान्य हिंदी की बात की जाए, तो इसमें चैप्टर्स जो हैं संधि है, विलोम संधि है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि जो सुनने में समान हो लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो। सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कहते हैं, कनक मतलब सोना भी होता है, धतुरा भी होता है, यानी कि भांग भी होता है। तो इस तरीके से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो और मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। देखिए, मुहावरे अलग होते हैं, लोकोक्तियाँ अलग होती हैं। मुहावरे जो है कि लोकोक्तियों से भिन्न कैसे होते हैं, तो लोकोक्तियाँ जो होती हैं कि गांव की हमारी आम बोलचाल भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, वो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। गांव में जैसे कि बात बात में लोग एक ट्यून बोलते हैं, तो वो लोकोक्तियाँ होती हैं। वो कुछ विशेष लोकोक्तियाँ हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हैं, उसको देखेंगे। सामान्य अशुद्धियाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हम लिखते चले आ रहे हैं और लगता है कि ये शुद्ध हैं लेकिन उसमें त्रुटि होती है, तो वो सामान्य अशुद्धियाँ भी देखेंगे। जैसे कि लोगों को कह दिया जाए अगर कि श्रृंगार लिखने के लिए, तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार। अगर श्रृंगार लिखने के लिए कह दिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे श्रृंगार लिखते हैं, जो कि हम देखते हैं कि दुकानों पे भी अगर कोई जो है कि कॉस्मेटिक की दुकान है, अगर स्त्रियों की सुसज्जा से संबंधित कोई सामान बेचता है तो उसके भी दुकान पे ऐसा ही लिखा मिलेगा, जबकि ये गलत है और इसको हम सही मानते हैं। श्रृंगार का सही क्या होता है कि इसमें होता है श्रृंगार, ये सही होता है। तो देखने में हम अपनी लाइफ में जो लिखते चले आए हैं तो बहुत सारी ऐसी त्रुटियां होती हैं जो हम करते चले आ रहे हैं, पता नहीं चलता है, तो समान अशुद्धियाँ ली जाएंगी। लेखक और रचनाएं, जो भी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेखक और उनकी रचनाएं, वो सारी आपको जो है कि दी जाएंगी। तो इसमें मेन देखने वाली बात है कि लेंदी प्रोसेस किसका रहेगा, संधि का और लिंग का। ये 2 पढ़ाने वाली चीज़ें हैं। बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन चूंकि 2 महीने का समय बचा हुआ है तो जो भी एग्जाम में आता है विलोम शब्द में आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। उसका हमने कलेक्शन करके रखा हुआ है कि जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं वो रिपीटेड होते हैं, और कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जो जिनकी संभावना होती है, बस आपको वही विलोम शब्द बताए जाएंगे। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द में भी वही है। ये नहीं है कि अगर हम जैसे कि अगर हम सूर्य की बात कर ले कि सूर्य की पर्यायवाची क्या होगी, तो उसको हम कहें कि आदित्य हो गया, सूरज हो गया, सूर्य हो गया, ये सब तो पूछा नहीं जाएगा आपसे। जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम ऑब्जेक्ट से, बस आपको उतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी जो बहुत बार पूछे गए हैं, वो क्रिटिकल होते हैं, वो चीज़ें बताई जाएंगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी वही बात है। तो सारे टॉपिक्स एक दिन चलेंगे, यानी कि एक सप्ताह में आपको लगभग ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं ये बताती हूँ कि संधि, अभी चैप्टर आपका स्टार्ट क्या होगा, संधि का स्टार्ट होगा। तो हमने जो है कि पुरानी क्लासेज जो चलाई थी वो संधि का, उसमें एक एक चीज़ें बहुत ही डिटेल से बताई गई हैं। थोड़ी सी भी आपसे गलती नहीं होगी अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो उसमें हमने आपको संधि का, स्वर संधि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है, स्वर संधि से ही पूछा जाता है। बाकी व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं, उसके प्रकार नहीं होते हैं। स्वर संधि में बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि गूढ़ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये सारी संधियों के प्रकार हैं, तो वो सारे हो गए। और व्यंजन संधि, स्वर संधि होता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि सबसे ब्रॉड है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बस कुछ नियम हैं, उतने में ही खत्म हो जाता है, और एग्जाम में एक फिक्स रेट से उसका आता है, एक फिक्स रेशियो है उसका। तो हमने पहले से जो है कि स्वर संधि का बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है। तो अभी आपको वो जो है कि क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी एक में मिक्स करके। वो 3-4 वीडियो हमने बनाए थे, 3-4 क्लासेस चलाई थी, तो आपको अभी उसको मिक्स करके एक में आपको फॉर्मेट किया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट से, पुराने प्लेलिस्ट से भी जाके हिंदी से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक पास करके उसको स्वर संधि को एक पास दिया जा रहा है ताकि आप जो है कि लगातार पढ़ें और एक ही वीडियो में अपने 2 नंबर कंफर्म कर लें। 1 या 2 नंबर से संधि में आना ही आना है आपके एग्जाम में। तो अभी जो आपको जो है कि इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ वो इन 3-4 क्लासेस को, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगे, आसानी महसूस हो। और जो है कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की क्लासेस हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी संधि की क्लासेस। ये संधि की शुरुआत करते हैं। संधि
संधि का मतलब क्या होता है, पहले हम संधि के बारे में समझते हैं। संधि का मतलब, संधि का पहले संधि विच्छेद करिए, इसको अलग अलग करिए तो इसका डिफिनीशन निकल के आएगा सम प्लस धी, समधि ऐसे होता है। इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो सम प्लस धी। सम मतलब क्या होता है, हम कहते हैं इस किसी भी चीज़ का सम कर देना, सम करना ऐसे करते हैं ना। सम का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़। यानी कि जब दो सार्थक शब्दों को जोड़ करके, जब दो सार्थक शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक, संधि होता कैसे है, संधि एक दो सार्थक शब्दों के बीच में होगा, ना कि कोई भी हम शब्द लेकर के क ग ऐसे लेकर के जोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। दो सार्थक शब्द लिए जाते हैं। सार्थक कहने का मतलब ये हुआ कि उसका अपना कोई मीनिंग हो, ठीक, वो कोई कंप्लीट शब्द हो, किसी को भी अलग नहीं कर देते हैं, किसी को भी ज्वाइंट करके कोई नया शब्द नहीं बना देते हैं। किन्हीं दो सार्थक शब्दों को लिया जाता है जिन दोनों का कोई अलग अलग अपने जगह पे मतलब होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, दोनों को आपस में कुछ नियम है, कुछ रूल हैं, उनके माध्यम से हम उन दोनों को जोड़ते हैं और एक हमारा नया शब्द निकल के आता है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि का मतलब ये होता है जोड़, जोड़ यानी कि संधि का मतलब मेल हुआ, मेल, समझौता, मिलन, ऐसा आप कह सकते हैं। दो नए शब्दों को मिलने से उनका मिलन होता है तो एक नया शब्द बने, तो इस तरीके से इसको संधि कही जाती है। जैसा कि आप संधि विच्छेद में देख रहे हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आता है, समधि दिया हुआ है। समधि ये हमारे वैवाहिक जीवन में आता है कि जैसे कि समधि बनते हैं दो लोग। कैसे लोग मिलते हैं, जब दो परिवारों का आपस में क्या होता है, विचार मिलता है, मत मिलता है, वहां पे ये शब्द बनता है। तो उसी तरीके से संधि भी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहां दो सार्थक शब्द मिलते हैं, दोनों का अपना में अलग अलग कोई मतलब हो, सार्थक मतलब हो, वो जब मिलते हैं तो उनके जोड़ से क्या बनता है, संधि बनता है। तो संधि का मतलब क्या हुआ, संधि का मतलब जोड़ हुआ, मिलन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि समझौता हुआ, समझौता हुआ। इस तरीके से हमारी संधि बनती है। ठीक, तो संधि की परिभाषा ये देखते हैं, यहाँ पे संधि की परिभाषा देखते हैं, दो सार्थक शब्दों के मिलने से, दो, यहाँ पे सार्थक शब्द लिखा गया है, ये चीज ध्यान दीजिए, दो शब्दों के नहीं, दो सार्थक शब्दों के मेल से, यानी कि मिलने से, मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। सॉरी, संधि, संधि कहलाता है। यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आइए हम संधि के कितने प्रकार होते हैं उसको जानते हैं। संधि जो होती है तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में जब भी दो सार्थक शब्द मिलेंगे तो पहले वाक्य का जो लास्ट का होगा मत और दूसरे वाले शब्द का जो पहला अक्षर होगा, ये दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे। ठीक, जैसा कि हम ऐसे देखते हैं, कमल नयन एक हो गया, अर्थात जिसका नयन कमल के समान हो, कमल नयन, ऐसा कोई शब्द है, इसको हम अलग करते हैं तो क्या होगा, कमल प्लस नयन, कमल प्लस नयन। तो आप ये देख के बोले कि ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो नहीं, ये जो है ल, यानी कि किसी भी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, ठीक, वो जितने भी व्यंजन हैं वो किससे मिलकर बने हैं, स्वर से मिलकर के बने हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क में अ आ रहा है लास्ट में, ठीक, तो यानी कि वो व्यंजन और स्वर से मिलकर के बना हुआ है। व्यंजन कभी भी बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं क लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, क आधा, इसका हलन तो ये नीचे बोला था, इसका मतलब कि आधा क, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क, यहाँ इसमें क्या मिला होता है, अ मिला होता है, तब जाके क्या बनता है, क बनता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें जैसे कि ल है तो ये क्या हुआ, क म, ये आधा ल और ये पूरा ये, तो संधि विच्छेद जब करते हैं तो इसको ऐसे करेंगे। फिर नयन में है तो ये न, य न, तो इस तरीके से न में भी अ है, तो इस तरीके से ये मिलकर के क्या बनता है, जैसे कि एक शब्द बनता है। तो संधि कितने प्रकार का होता है, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि तीन प्रकार का होता है, संधि तीन प्रकार का होता है।
होता है। पहला कौन सा है? पहला इसमें है स्वर संधि। पहला इसमें हो गया स्वर संधि, ठीक। दूसरा जो हुआ वो हुआ व्यंजन संधि। और तीसरा जो हुआ, और तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। तो जैसे कि ये अपने नाम से ही दिखा रहे हैं, स्वर संधि में क्या होगा कि जब भी दो सार्थक शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक, तो पहला जो वर्ड होगा उसका लास्ट और दूसरे वर्ड का पहला अक्षर, ये दोनों जो मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे? स्वर होंगे, उनका आपस में जोड़ होगा, ठीक। फिर वो दोनों सार्थक शब्द आपस मिलकर एक नया शब्द बना लेंगे। वैसे ही व्यंजन संधि में क्या होगा कि पहला जो शब्द होगा, जो संधि विच्छेद में दो शब्द लिए गए हैं, तो उसमें पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का जो है पहला अक्षर, ये दोनों जो होंगे क्या होंगे? व्यंजन होंगे, ठीक। तो इस तरीके से व्यंजन संधि। और तीसरा होगा विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है? ऐसे होता है, इसको पहचानना आसान होता है, ठीक। जिस भी संधि में ऐसे होता है तो इसका भी अपना एक रूल नियम होगा। तो ये तीनों एक एक करके हम आपसे डिस्कशन करेंगे। स्वर संधि में भी इसके प्रकार हैं, वो सारे आपको बताएंगे, ठीक। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि हो गया यहाँ पे। तो जैसे कि स्वर संधि का बताने का मतलब क्या है कि कैसे स्वर संधि होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, फिर इसके प्रकार बताएंगे। उदाहरण से समझ में आएगा, इसमें परिभाषा से बेहतर उदाहरण से होगा। जैसे कि ले लिए हम विद्यालय, सबसे आसान विद्यालय, ऐसा ले लिए। इसका हम संधि विच्छेद आगे करते हैं। इसका क्या होता है संधि विच्छेद? विद्या प्लस आलय, आलय, ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो है वो आधा द और य है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये आधा द है और ये या है, तो ये मिलके क्या हम लिखते लिखते हमारे लैंग्वेज में क्या आ गया? ये शब्द आ गया। ये ध नहीं होता है, धनुष ध नहीं होता है, ये आधा द होता है। जैसे कि आधा द और यहीं से य बन जाता है। तो शुरुआती में ऐसे लिखा जाता था, बाद में हमारा लिखते लिखते जो अशुद्धियां हैं, यहीं पे अशुद्धियां भी देख लीजिए, ये जो अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे ऐसे करके इसमें चेंज हो गई। इसका मतलब होता है कि आधा द और या, ठीक, इस धा का मतलब होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये स्वर मिल रहा है, यानी क्या, ये देखते हैं विद्य में प्लस आ इसमें जुड़ रहा है, ये आ है इसी का है, प्लस आला है, तो आ ल य। तो मैं क्या बताई थी आपको कि पहला जो शब्द है इसका लास्ट ये आ है ना, वही आ लिखी हूं इसमें जो स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला, यानी कि ये दोनों आ मिलते हैं और क्या बना देते हैं? दोनों आ मिलकर के एक आ बना देते हैं। तो इस तरीके से क्या बन जाता है हमारा? विद्यालय। यानी कि पहला अक्षर ज्यों का त्यों लिखते हैं, लास्ट का भी ज्यों का त्यों लिखे हैं, पहला भी ज्यों का त्यों लिखे हैं, और ये दोनों आ मिलके आ बन गया, तो विद्या हो गया है, ठीक। इस तरीके से हम स्वर संधि की पहचान करते हैं, यानी कि इसमें जो भी संधियां होती हैं वो स्वरों के बीच में होती हैं, ठीक, स्वर मिलते हैं। आइए अब स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि जो है 5 प्रकार का होता है। स्वरों में जैसे कि अ आ इ ई ऐसे होते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया है कि किन किन 2 स्वरों के मिलने से कौन सा तीसरा जो है व्यंजन एक बन रहा है और संधि बना रहा है, ठीक, या फिर कौन सी मात्रा बन रही है। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है। और सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला स्वर संधि के ही क्वेश्चन होते हैं, जो इसके 5 प्रकार हैं, इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं व्यंजन और विसर्ग से, क्योंकि उसको पहचाना बहुत ईजी होता है। जो भी नियम है सबसे ज्यादा वो स्वर संधि के प्रकारों में होता है। तो स्वर संधि में आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला जो आता है दीर्घ संधि आता है। पहला जो हो गया दीर्घ संधि हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है गुण संधि होता है, गुण संधि। तीसरा जो होता है वृद्ध संधि होता है। चौथा जो होता है यड़ संधि होता है, यड़ संधि। और पांचवा जो होता है अयादि संधि होता है।
ये 5 हमारे स्वर संधि के प्रकार होते हैं। अब इन्हीं संधियों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको और जो भी नियम है उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक, कि इसमें एक एक नियम इस तरीके से देखना है कि कम से कम जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो तो कम से कम गलत ना हो, ठीक। तो इसकी इन सारों के एक एक करके रूल बताएंगे आपको, किस तरीके से इसकी पहचान होती है। कभी कभी आता है कि ये कौन सी संधि है, कभी कभी आता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो किस तरीके से इसका क्या क्या नियम होता है, किस तरीके से इसको पहचान सकते हैं, इसका मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेहतर तरीके से मैं इसके टिप्स बताऊं जिससे आप ये पहचान लें, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि से देखते हैं, जैसा कि अपने नाम से ही दिखा रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता क्या है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक। दीर्घ का मतलब होता क्या है? बड़ा। ये अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये इसमें कैसे शब्द आते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि जिस भी शब्द में अ या फिर आ आए, जैसे कि दो जब किसी संधि विच्छेद जब किसी का भी कर रहे हैं तो कोई भी शब्द जो आ रहा है तो उनको दो भागों में बांटा जा रहा है, तो पहले वाले में अ मिले, दूसरे वाले में आ मिले, तो जब उसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा, ठीक। उसी तरीके से जब कहीं हम किसी शब्द में पहला में आ है, दूसरे में अ है, जब उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या होगा? आ ही होगा। ऐसे ही कहीं पर अगर पहला वाला आ है, दूसरा वाला भी आ है, तो वहां पे भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। बहुत ही इजी होता है इसका समझने का तरीका। और अगर अ और अ ये संधि विच्छेद में ये ऐसे शब्द मिलेंगे, कहीं अ और अ आता है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दो सार्थक शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उसके पहले वाले का लास्ट शब्द अ मिले और दूसरे वाले का पहला आ मिले तब पर भी आ होगा। मतलब कि अ और आ में फिर बदल बस हुआ है, यानी कि कुछ भी रहे आएगा क्या? आ आएगा, क्योंकि दीर्घ आएगा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा आएगा। और अच्छा, कैसे शब्दों को लिया जा रहा है? जो समान वर्ण के हैं, जैसे कि अ और अ है, अ और अ है, भले इसमें मात्रा लगा हुआ है, ठीक। इसमें ऐसा नहीं कि एक अ हो दूसरा ई हो, उसके लिए तब दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या आएगा? आ ही आएगा। इस तरीके से अगर ई में लेते हैं, अगर पहला ई हो और दूसरा बड़ी ई हो, तो वहां पर भी जैसा कि आपको बता रहे हैं कि दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? ये बड़ी ई ही होगा। इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। जहां पर दो छोटी ई ली जाए या इसी के जैसे लीजिए, बड़ी ई ले और छोटी ई ले, तब पर भी बड़ी ई ही आएगी, क्योंकि दीर्घ संधि है तो इसमें जो भी आएगा आंसर में बाद में संधि करने के बाद वो बड़ा ही आएगा, बड़ा मात्रा आएगा, ठीक। तो ई हो गया। इस तरीके से बड़ी ई के साथ बड़ी ई भी लेते हैं, तब पर भी हमारा क्या आएगा? बड़ी ई ही आएगी। और यहाँ पे जो है छोटी ई, दोनों छोटी ई ले लेते हैं, तब पर भी क्या आएगा? हमारा बड़ी ई ही आएगी, ठीक। इसमें 3 आते हैं संधि विच्छेद करने पे। पहला तो होगा कि ये समान होंगे। संधि विच्छेद करने पे अगर पहले वाले में अ है तो दूसरे वाले में या तो अ होगा या तो आ होगा। पहले वाले में अगर आ संधि विच्छेद करने पे आएगा तो दूसरे में या तो अ हो या तो आ हो या तो अ हो। तो ऐसा करने पे बस आ ही आएगा, ठीक। उसको ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे ही ये मतलब कि समान रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है बस, या तो बड़ी ई रहे या तो छोटी ई रहे, इसी का फेर बदल है, या फिर दोनों कभी कभी सेम है, ठीक। तो उसके लिए क्या आएगा? बड़ी ई ही आएगी, ठीक। अब क्या है? ऊ लेते हैं। छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, तो उसको लेते हैं तो हमेशा हमको रिप्लाई में क्या मिलता है? बड़ा ऊ ही मिलता है। इसी तरीके से बड़ा ऊ लेंगे और छोटा ऊ लेंगे तो इसके लिए भी हमको बड़ा ऊ ही मिलता है, ठीक। इसी तरीके से हम बड़ा ऊ लें, दोनों को बड़ा ऊ ले लेते हैं तो वहां पे भी हमको क्या मिलता है? बड़ा ऊ ही मिलता है। और दोनों अगर छोटा ऊ ले लेते हैं तो हमको फिर भी क्या मिलेगा? बड़ा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो दीर्घ संधि है इसमें हमेशा जो है स्वर का बड़ा मात्रा ही आता है, ठीक। कहीं भी हम इसको ज्वाइन करते हैं तो बड़ा मात्रा आता है और संधि विच्छेद करने पे ये समान होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम पहचान जाते हैं कि ये दीर्घ संधि है। जब भी इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसी तरीके से इसका होता है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिए कि इसका संधि विच्छेद करते तो इसमें ए जो होता है, ए री, ये सब नहीं आते हैं। दीर्घ संधि में बस इतने आते हैं। इसके आगे जो ए री सी ये सब है, री है, उन सबों के लिए अलग संधि है, ठीक। तो वो अलग आपको बताएंगे। फिलहाल इसके लिए इसमें दीर्घ संधि में ये होता है कि समान ये होते हैं, तो ये बड़ा आ आता है, ये भी समान होते हैं, बड़ी ई आता है, ये भी समान है, यानी कि ऊ के साथ बड़ा ऊ लिए हैं, ई के छोटी के साथ बड़ी ई लिए हैं और अ के साथ आ लिया गया है, तो ये ऐसे ये समान उसी का बड़ा मात्रा आ जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
और उसका एक एक करके संधि विच्छेद करके उसको ज्वाइन करके बताते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के, ठीक, जिससे आपको क्लियर होगा। जैसा कि एक एग्जांपल में है कि मकराकृत, ठीक। तो पहली बात कि अगर आ जाता है कि ये कौन सी संधि है तो पहचानेंगे कैसे इसको, ठीक। तो इसमें अक्सर बीच में जो है आ की मात्रा लगी होती है। कोई भी इसमें वर्ड पढ़िए, जैसे मकराकृत, बीच में आ रहा है, ठीक। कोई भी दीर्घ संधि होगा उसमें बीच में आ का जरूर आएगा प्रोनाउंसिएशन। मकराकृत है, दाच्छासव है, भाषाबद्ध है, फलाहार है, दावानल है, इस तरीके से सब में बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या पहचानेंगे कि ये क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक। इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं ये देखते हैं। दो सार्थक शब्दों को अलग किया जाता है, और कहां से अलग करते हैं, जहां भी बीच में आ का मात्रा दिखे वहीं से हमको क्या करना होता है, दो शब्दों को अलग करना होता है, वहीं से उसका सार्थक मतलब ही निकलता है। तो मकराकृत का मतलब क्या है, मकर प्लस आकृति, आकृति। मकर मतलब क्या था, मछली, आकृति मतलब आकार, यानी कि जिसकी मछली के जैसे आकृति हो वही क्या कहलाता है, मकराकृत कहलाता है, ठीक। तो इसमें मकराकृति में जहां आ है वहां से इसका संधि विच्छेद किए, तो पहले वाले वर्ड को क्या किए, ज्यों का त्यों लिख दिए, और दूसरे वाले वर्ड में ये आ है ना तो आकृति, यानी कि मकर का भी मतलब होता है मछली और आकृति का भी मतलब क्या हो गया, आकार हो गया। तो इस तरीके से ये दो सार्थक शब्द है, पहली बात, ठीक। अब हम देखते हैं कि कैसे ये दीर्घ स्वर संधि में इसका कैसे कैसे ये आ आया है, ठीक। कभी ऐसे करके देता है, देगा कि कैसे ये आएगा, तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे होता है। तो ये जो भी हम बताए थे कि जो भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जैसे कि क है, ये भी अपने आप से नहीं मिलके बना है, जैसे कि आधा क में अ जुड़ा हुआ है तब जाके ये क बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे र है, तो आधा र में अ मिला है तब जाके ये पूरा र बना, क्योंकि र बोलते हैं तो उसमें अ आता है ना, तो इसको बोलते हैं र। जैसे कि इसमें अ का प्रोनाउंसिएशन ना आए तब जाके उसमें स्वर एक मिलता है, तब जाके कंप्लीट जो है व्यंजन बनता है, तो र आता है वर्णमाला में। तो इसको लिखते हैं मकर, और इसमें अ मिलके ऐसे इसको तोड़ देते हैं, और प्लस आकृति। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी अभी कि अ और आ मिलते हैं, या फिर आ मिले, या फिर अ मिले, तो क्या बनता है, यहाँ पे एक आ ही बनेगा, ठीक, ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर लेंगे जब ये हो जाएगा, पहले वाले वर्ड को ज्यों का त्यों उतारिए, मकर, इसमें क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। तो र में जब ये हलंत है ना नीचे इसके लगा हुआ, तो मकर, तो आधा र में जब आ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, पूरा रा हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसमें ये रा हो जाएगा, और बाकी ये दोनों तो मिलकर के ये बना दिए, बचा क्या, कृति। तो मकरा कृति, समझ रहे आप इस चीज को। इस तरीके से हमारे जो है संधि में इसको हम संधि विच्छेद करके, जैसे कि इसका यहीं से शुरुआत होता है, ठीक। तो ये क्या बन जाता है, मकराकृति बन जाता है। तो पहचानने का तरीका है कि दीर्घ संधि में बीच में जरूर आ आएगा, ठीक, या बड़ी ई आएगी, उस तरीके से भी पहचान सकते हैं, या फिर बड़ा ऊ आएगा, ठीक। और उसके बाद से इसमें है कि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो अ आ मिलता है तो आ आता है, अगर आ होता दोनों में तब पर भी क्या आता, आ आता है, ठीक। अ मिलते फिर भी बीच में आ बन के आता। तो पहले के शब्दों को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, और बीच में जो बनता है उसको जो इसके पिछले वाला है उसी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये शब्द बन जाता है। ये जो ध्यान रखिए कि ये जो आता है ये पिछले में जुड़ता है, क्योंकि पिछला वाला आधा होता है, बाद वाला तो पूर्ण होता है, तो उसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से मकराकृति, तो इस तरीके से क्या हो गया, मकर प्लस आकृति, इसका हो जाता है। अच्छा देता है दाच्छासव। दाच्छासव का मतलब होता है जैसे कि रस होता है, रस को क्या बोलते हैं, दाच्छासव बोलते हैं। तो इसका ये संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होता है दाच्छ प्लस आसव, दाच्छासव होता है, ठीक। ठीक इसी तरीके से ये छ भी जो है किससे मिलके बना है, ये आधा छ प्लस अ से मिलके बना है, इससे मिलके बना है ये छ। तो इसको भी आइए हम इसको तोड़ते हैं, दा को तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, आधा छ और इसमें क्या है, अ मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक। तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कोई भी आपका संधि विच्छेद आने वाले जितने भी प्रैक्टिस उसमें मैं दिखाऊंगी आपको, कोई भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक। तो इसको ऐसे तोड़ लिए, और ये क्या हो गया, आसव, आसव। तो मैं आपको बताई थी कि अ और आ, ठीक, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। कोई भी बड़ा मात्रा ही बनेगा, अगर ऊ रहता तो बड़ा ऊ बनता, ठीक। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, दा, और ये आधा छ है जो
आधा छ है उसमें ये आ मिलता है, जैसे कि ये पहले शब्द के लास्ट वाले अक्षर में जुड़ता है, क्योंकि ये 100 तो पूरा है, देखिए इसको उतारेंगे तो ये तो पूरा है, किसमें स्वर की कमी है इसमें, क्योंकि ये आधा छ है, इसमें आ जुड़ता है तो छा हो जाता है, जैसे कि आधे छ में और जुड़ता है तो छ बन जाता है। इसी तरीके से बड़ा आ मिलेगा तो ये छा बन जाएगा, ठीक, ये क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। तो द छा, और ये ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो कहीं भी चेंजिंग शब्दों में नहीं करनी होती, बस मात्राओं में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है। तो ध छ प्लस आसा हो गया, द छासा हो गया। भाषाबद्ध दिया हुआ है, ये देखते हैं, भाषाबद्ध देखते हैं। तो भाषा प्लस आबद्ध होता है, प्लस आबद्ध। भाषा प्लस आबद्ध, यानी कि दो सार्थक शब्द लिए गए। भाषा हमारी लैंग्वेज होती है और बद्ध का मतलब भाषा, बद्ध क्रम तरीके से, आबद्ध का मतलब होता है क्रम से, भाषा को क्रम से लिख देना, भाषाबद्ध होता है, ठीक। तो ये भाषाबद्ध में इसमें क्या है, इसको ब्रेक करते हैं तो ये आधा स में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, ठीक। इसमें क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, और इसमें भी क्या है, आ है और प्लस बद्ध है। ये दोनों जब मिलते हैं, आ मिले, तो इसका भी मैं नियम बताई थी आपको कि आ भी मिले या अ मिले, हमेशा क्या बनता है, आ ही बनता है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, भाषाबद्ध, ठीक। इस तरीके से क्या हो जाएगा, भाषाबद्ध हो जाएगा। भाषा का मतलब, भाषाबद्ध का क्या हो गया, भाषा प्लस आबद्ध। इसी तरीके से फलाहार का देखते हैं। यहाँ पे फलाहार का देखते हैं। फलाहार का मतलब क्या होता है, फल प्लस आहार, यानी कि फल का किया गया आहार मतलब भोजन, जो हम भोजन फल का कर लेते हैं, यानी कि फल को खा लेना, फल को खा लेना ही क्या कहलाएगा, फलाहार कहलाएगा, ठीक। तो फल प्लस आहार, फल प्लस आहार, यानी कि क्या हो जाएगा, फलाहार। तो इसमें अ मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, आ मिलेगा, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, आ बना देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फलाहार हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दावानल। दावानल का मतलब क्या होता है, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। दावा मतलब क्या होता है, जंगल, ठीक। अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। तो इस तरीके से जंगल में लगने वाली आग को ही हम क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं, ठीक। तो दावानल का ये यहाँ पे संधि विच्छेद करके देखते हैं। दावानल को देखते हैं, दावा प्लस अनल, अनल मतलब आग हो गया, दावा मतलब जंगल हो गया, ठीक। तो इसमें क्या मिला, आ मिला, यहाँ पे दावली और इसमें आ है, वो और आ मिलके वाह बना है, दावा प्लस अनल, ठीक। तो ये आ और अ मिलके क्या बना दिए, आ बना दिए। तो ये क्या हो गया, दावा नल हो गया, ठीक। आपको संधि विच्छेद में तो यही लिखना होता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपको नियम बताया गया है कि आ और अ मिलते हैं तो किस तरीके से आ बनता है, वो दिखाने के लिए मैं आपको ये पूरा इसको एक एक खोल के दिखा रही हूँ अक्षरों को कि किस तरीके से मिलके बना होता है, जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो और आप भी नए शब्दों को अपने तरीके से, ऐसा नहीं कि जो बता दिया गया वही चीज आप रट के जाएं और आया तो बना दिए और वो चीज अगर ज्यों का त्यों ना दिया तो आप नहीं बना पाए। आप नियम जानिए, उसके बाद से कोई भी शब्द देता है आपको, आप उसको इसी तरीके से संधि विच्छेद कर लें, उसका सार्थक मतलब निकाल के संधि विच्छेद करें, जिससे आपका गलत ना हो। क्योंकि हाँ, ये तो होता है कि रिपीट करके देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन कभी डिफरेंट नई चीजें भी आती हैं, तो किस तरीके से हम नई चीजों को भी अपना जानकारी है, नॉलेज है, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखना तो होता है, अगर संधि विच्छेद दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। पहचान हो तो आ देख के आप पहचान ले कि आ है, तो ये क्या होगा। अगर पहचान नहीं भी हो पा रही है, अगर ऐसा है कि आ या फिर ऐसे, तो जब भी जितने भी नियम आपको हम बताएंगे उसमें ऐसा ही संधि विच्छेद करके दिखाएंगे, तो क्या क्या मिलने से बनता है, कौन सी संधि होती है, तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है, कि गुण संधि, कि यड़ संधि, कि आयाजी संधि है, ठीक। तो यहाँ पे आ मिला यानी कि कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। आपको अगर ऐसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो आप उसको ब्रेक करके भी देख लेंगे कि कौन सी ये संधि है, क्योंकि नियम आपको बताया जा चुका है, ठीक। इस तरीके से ऐसे ही एक है एग्जाम्पल, अधिकाधिक। एक एग्जाम्पल है आपका अधिकाधिक,
अधिकाधिक का मतलब होता है अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके, ठीक। तो इसमें अधिकाधिक का मतलब क्या हुआ, अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक यानी कि अधिक से अधिक। तो यहां पर जो है क है, ठीक, यहाँ पे देखिए अधिक आधा क है, इसमें अ है, ठीक। और यहाँ पे भी क्या है, पहला वर्ड, पहला अक्षर क्या है, अ है। तो अ मिलते हैं तो बन क्या जाता है, आ बन जाता है। तो इसी तरीके से हो जाता है अधिकाधिक। आया समझ में? इस तरीके से हम दीर्घ संधि की पहचान बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। इसके बाद से आइए देखते हैं हम गुण संधि। आज हम किसको देखेंगे, आज हम गुण संधि को देखेंगे। आइए गुण संधि को देखते हैं। जैसा कि ये नाम से ही दिख रहा है कि गुण संधि, तो गुण संधि की पहचान किससे करेंगे? जैसा कि था दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि बीच में आ जरूर दिखता है उसमें, ठीक। तो वो दीर्घ संधि कही जाती है, दीर्घ स्वर संधि कही जाती है। अब गुण स्वर संधि में क्या होगा कि जैसा कि नाम से दिख रहा है कि गुण यानी कि दो स्वर तो मिलेंगे, लेकिन ये दो अलग अलग स्वर मिलेंगे और ये कोई तीसरा, ये गुण अपने गुण से ये कोई तीसरा स्वर बना देगा। इसी को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। किसी के भी अंदर का टैलेंट क्या कहा जाता है, गुण क्या कहा जाता है नॉर्मली तौर पे। जैसे कि किसी भी चीज को हम किसी से अडॉप्ट करें, सीखें और उसको अपने हुनर द्वारा किसी दूसरे रूप में उसको किसी के सामने प्रेषित कर दे, यही हमारा गुण कहलाता है, यही हमारा टैलेंट कहलाता है। इसी तरीके से ये भी नाम से है कि इसमें कि ये दो स्वरों को लेता है, जैसे अ और आ, ये फिक्स होते हैं कि पहला वाला जो शब्द होता है सार्थक शब्द, उसमें अ या आ यही दो स्वर होते हैं। बाकी पिछले में ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, री हो सकता है, ये तीन आते हैं स्वर पिछले वाले में, ये तीनों में से कोई एक रह सकता है और ये तीनों मिलके अलग अलग ए बनाएगा, ओ बनाएगा, अर बनाएगा। आइए उसके नियम अभी हम आपको लिख के बताएंगे। इस तरीके से होगा तो यही क्या कहलाती है, हमारी गुण संधि कहलाती है, गुण स्वर संधि कहलाती है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे? कभी कभी तो आता है कि पूछता है कि ये कौन सी संधि है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? तो इसकी पहचान है, अगर कोई शब्द लिख के आ जाता है और बताए पूछे कि ये कौन सी संधि है बताए, तो पहचान इसमें गुण संधि की कैसे करेंगे? इसमें ए की मात्रा, ए या ओ की मात्रा जरूर बीच में आती है, ओ की मात्रा एकदम विशेष तौर पर इसकी पहचान ऐसे की जाती है कि इसमें ए या ओ की मात्रा लगी होती है। जैसे कि इतरेतर, विवाहेतर, ऐसा आ गया, मान लीजिए कि इतरेतर, अगर ऐसी कोई संधि आती है जहां ए का मात्रा देखते हैं, ए की मात्रा है, ठीक। तो जैसे ही ए की मात्रा देखते हैं तो आप क्या कह देंगे कि ये गुण संधि है। इस तरीके से अगर आपको बस संधि पहचानने के लिए आ रहा है तो इस तरीके से तुरंत आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और जहां भी बीच में आ आता है वहां पे आप क्या कह देंगे, ये दीर्घ स्वर संधि है। तो जहां भी ए आए या फिर ओ आए, ये मात्रा जहां पे बीच में कहीं भी कोई ऐसा शब्द आता है जहां पे बीच में ओ हो, तो वहां पे क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जहां पर ए आए वहां पर भी क्या होगी, गुण संधि होगी। ये गुण संधि की पहचान होती है। आइए इसके कुछ नियम देखते हैं कि कहां कैसे होता है। इसके नियम में ये है कि दो सार्थक शब्द जो लिए जाते हैं, जैसा कि पहले वाले में हमने बताया था कि इसमें एक में अ मिल रहा था, दूसरे वाले में अ या आ कुछ भी मिल रहा था, ये दोनों के मिलने से आ बन रहा था, ठीक। पीछे वाले में हमने बताया था दीर्घ संधि में। लेकिन गुण संधि में क्या होगा, अ या आ, ये तो फिक्स होता है। पहला जो सार्थक शब्द होगा उसमें से जो स्वर निकल के आएगा ये अ या आ होगा। इसके साथ क्या होगा, अगर इसके साथ ई लगी हो, ठीक, ई लगी हो, छोटी ई या बड़ी, इन दोनों में से कोई भी ई लगी हो तो क्या बन के आता है, जहां भी इसके साथ ये ज्वाइंट होगा तो क्या बन के आता है, ई रहता है तो ए की मात्रा आती है, यानी कि ए, ठीक, ये बन के आता है। जहां भी अ या आ के साथ छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, ओ बनता है, ओ, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। ये बनेगा जहां भी पहले सार्थक शब्द में अ या निकले या आ निकले और दूसरे वाले में जो दूसरा वाला साइड होता है उसमें से ऊ निकले, ठीक। तो यहाँ पे ओ बन जाता है। इसी के साथ जब री हो, जिसको हम ऋषि री बोलते हैं, जब री हो, जब री हो तो ये क्या बन जाता है, ब्रेक होता है तो अर बन जाता है, अर,
ये याद रखिए, ये आधा र है। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका नियम होता है। जैसे कि पिछले में होता था कि अ से अ मिलता था तो आ बनता था, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ का क्या हुआ, यही गुड़ का मतलब हुआ कि अ आ के साथ ई मिल रहा है तो एक नया क्या बना रहा है, ए बना रहा है। ठीक, अ या आ से, इन दोनों में किसी से, इन दोनों में से कोई भी एक जो है संधि विच्छेद में जब आपस में ज्वाइंट हो रहा है तो वहां पे ओ बना रहा है, इसके साथ कुछ भी मिल रहा है तो अर बना रहा है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके उदाहरण में लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा था इतरेतर। आइए उसका संधि विच्छेद करके देखते हैं किस तरीके से। तो अगर इसको बस संधि पहचानने के लिए दे तो ये तो ए का मात्रा देख के आप बता देंगे कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। लेकिन कैसे इसका हम जो संधि विच्छेद करके कैसे पता लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, नहीं आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि ये कौन सी संधि हो पा रही है एग्जाम में, जैसे हड़बड़ी में, तो इसका हम किस तरीके से ब्रेक करके और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिल रहा है और कौन सा नया शब्द बन रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला, देखिए इतर, यहाँ पे इतर और यहाँ पे क्या हो गया प्लस इतर, इतर प्लस इतर मिलता है तो क्या बनता है, इतरेतर बनता है। तो किस तरीके से ये बनता है आइए देखते हैं। इत, और जैसा कि ये बताए थे कि र है तो आधा र जब अ के साथ मिलता है तो ये पूरा र बनता है। तो इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दीजिए। आधा र में क्या मिलता है, अ मिलता है तो क्या बनता है, इतर। और इसी तरीके से इसको भी लेते हैं इतर। ठीक, अब इसको लेते हैं। देखिए यही चीज मैं आपको समझा रही थी कि इस अ के साथ क्या मिला, ये ई मिला, तो क्या बनना चाहिए, इसको ए का मात्रा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, अ का मात्रा बनना चाहिए। अच्छा, ये जुड़ेगा किस पे, जो भी आधा होगा जिसमें स्वर की कमी होगी। अगर पीछे वाले में स्वर की कमी होती है तो पीछे वाले में, आगे वाले में स्वर की कमी हो तो आगे वाले में। तो स्वर की कमी कहाँ दिख रही है, यहाँ पे ये जो रेफ र है इसमें दिख रहा है। तो ई त और र पे क्या मात्रा जुड़ जाएगा, ये दोनों मिलके ए का मात्रा बना रहे हैं। तो ए का मात्रा किस पे चला जाएगा, र पे चला जाएगा, तो रे त र। इस तरीके से क्या बन गया, इतर इतर बन गया। ठीक, तो इस तरीके अ और ई, तो ये जब नियम आपको याद रहेगा कि अ के साथ जब ई मिलता था कोई तीसरा बनता था तो यहाँ पे क्या होता था, क्या होता था, यहाँ पे गुण संधि होती थी। ठीक, इस तरीके से कभी कभी आपको जैसे कि इतरेतर का संधि विच्छेद करके दे दिया ऐसा, तो आपको पहचानना होता है। ठीक, जैसे कि राकेश आ जाता है, नेति आता है। नेति कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राकेश भी पूछा गया। ये राकेश का देखते हैं। राकेश किसको बोलते हैं, राकेश चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक, तो किस तरीके से होता है, तो राकेश में होता है राका प्लस ईस, राका प्लस ईस, यही इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक, ये कैसे ए का मात्रा हो जाता है, तो रा आधा क में क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, प्लस इस जो का त्यों उतार दिए। ठीक, तो ये आ जब ई से मिला तो क्या हो गया, आ जब ई से मिला फिर भी ए का ही मात्रा देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, राकेश। अच्छा, ये इसलिए एग्जाम्पल हमको बताएं क्योंकि आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है। आप कहेंगे कि ये बड़ा ही आप ले रहे हो, कभी कभी छोटा ही ले रहे हो, तो ये कहाँ पे ये लिया जाता है, कैसे हमको पता चलेगा संधि विच्छेद करते समय यहाँ पे छोटी ले, यहाँ पे बड़ी ले। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर राकेश का संधि विच्छेद कितने तरीके से, अगर राका प्लस इस दे दिया ऑप्शन में, ये भी रह सकता है कि राका प्लस इस। ठीक, तो दोनों तो दिख रहे हैं कि ऐसे, वहां पे आप किसको चूज करोगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको लेके क्या है मतभेद, तो इसको लेके क्या है आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक नोट लिखते हैं, यहाँ पे नोट में है, जब कभी बड़ा स, जैसे कि राकेश में क्या था, बड़ा स था, जब कभी किसी शब्द में बड़ा स आता है, जब कभी किसी शब्द में, किसी शब्द में बड़ा स, या फिर ये जो छ होता है, क्षत्रिय छ जो होता है, ये स या छ आता है, और उसके पहले अगर हमको ई लेना हो तो हमेशा बड़ी ई ली जाती है। ठीक, जब भी किसी भी शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे और पीछे स आ रहा है उसके आगे अगर ई लगाना है तो हमेशा आप क्या लेंगे, बड़ी ई लेंगे। बाकी इन दोनों शब्दों को, इन दोनों अक्षरों को छोड़ के बाकी कहीं भी ई लगाना हो तो हमेशा छोटी ई लेंगे। बस यही दो ऐसे अक्षर होते हैं जिनके आगे जो है बड़ी ई ली जाती है।
तो हमेशा क्या लेंगे, हमेशा बड़ी ई लेते हैं। इनके अलावा कोई भी अक्षर आ जाए तो वहां पे संधि विच्छेद करते समय आप छोटी ई लेंगे। ठीक, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट था जो कि राकेश वाले में दिख गया कि राका प्लस ईस दिखेगा। ठीक, और कैसे ये मिला। ठीक, अब आते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कौन सा एग्जाम्पल है, विवाहेतर। विवाहेतर, विवाहेतर है तो इसका क्या हो जाएगा, विवाह प्लस इतर। यहाँ पे क्यों छोटी ले रही हूं, मैंने आपको बताया ना कि बड़ा सा और छोटा सा के अलावा जितने भी शब्द आएंगे उनके आगे क्या ली जाएगी, छोटी ई हमेशा ली जाएगी संधि विच्छेद करते समय। ठीक, और इसको देखिए विवाह, विवाह के साथ प्लस ई तर, तो ये अ और ई मिलके क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। हमेशा ये दिमाग में रखिए अपना, किसी भी चीज को संधि विच्छेद करते समय यहाँ पे ए आया तो इसको ब्रेक किसमें करना है, पिछले वाले में अ या आ जोड़ना है। अगर विवाह होता तो आ जोड़ते हैं। ठीक, अ या आ जोड़ते हैं जब भी एक आए तो, और इसमें क्या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं। लास्ट वाले में क्या जोड़ते हैं, ये ई आए ई जोड़ते हैं। तो इस तरीके से जब ऐसे करेंगे तो इस वाले में अ कर देंगे तो विवाह, और इसमें ई तर, ऐसे करके संधि विच्छेद आप कर देंगे। जहां भी ए का मात्रा देखेंगे वहां पे क्या कर देंगे, आगे वाले में अ या आ रखेंगे जैसा शब्द है उसके हिसाब से, और पीछे वाले में बड़ी ई या छोटी ई रख देंगे। बड़ी कब लेंगे, जब पीछे वाले वर्ड में कभी राकेश जैसे कि था तो बड़ा सा हो या छ हो लास्ट में आता हो ऐसा। ठीक, तो वहां पे क्या कर देंगे आप, जो है बड़ी लगा देंगे, और इस तरीके से आप नया वर्ड डिफाइन कर देंगे। अब एक है दीपोत्सव। एक एग्जाम्पल है दीपोत्सव। दीपोत्सव यानी कि दीपों का उत्सव। जब दियों की दिवाली हम मनाते हैं तो क्या करते हैं, दीपोत्सव करते हैं। तो आइए देखते हैं दीपोत्सव को। तो हमको नहीं पता है कि किस तरीके से संधि विच्छेद इसका होगा। तो पहले तो हम क्या देखते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगी हुई है। क्या लगी हुई है इसमें, बीच में ओ की मात्रा लगी हुई है। और कहां से हम संधि विच्छेद करते हैं, जहां पे भी बीच में ओ की मात्रा हो। ठीक, स्वर संधि में हमेशा जहां पर भी ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, या दीर्घ संधि में आ की मात्रा हो, वहीं से हमारा शब्द है जो अलग अलग टूटता है, वहीं से सार्थक शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे टूट रहा है, ये बीच में। ठीक, तो इसको करते हैं अलग अलग। तो इसमें सेकेंड वाले में क्या, ये ओ है तो ओ किससे किससे मिलके बना था, क्या क्या आपको बताए थे। तो पहले के लिए तो अ या आ रहेगा। ठीक, और दूसरे वाले में क्या जोड़े थे, तो ओ बना था। दूसरे वाले में ऊ जोड़े थे, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ऐसा जोड़े थे तो बना था। ठीक, तो अब दीपोत्सव में लेते हैं। ओ बनाने के लिए क्या क्या लिया गया था, पहले वाले में अ या आ लेते हैं, और प्लस दूसरे वाले में क्या लेते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक, इस तरीके से वर्ड बनता है। तो पहला वर्ड क्या है, दीप। पहला वर्ड याद है कि जहां से ओ की मात्रा है वहीं से ब्रेकअप होगा। तो पहले वाले में दीप हो गया, दीपा तो होगा नहीं, दीपा कोई शब्द होता नहीं है, तो दीप हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। अब दूसरा सार्थक शब्द लेते हैं। ठीक, ओ की मात्रा कितने चीजों में टूटी है, अ या आ में, तो एक अ या आ तो इसमें आ गया। अब बच क्या रहा है, ऊ, तो ऊ इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ऊ, अब बाकी जो शब्द है उसको क्या करते हैं, हम उतार लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा दीप प्लस उत्सव क्या हो जाता है, दीपोत्सव हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम संधि विच्छेद कर लेंगे। इसी में अ है, इसमें ऊ है, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो ओ हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम दीपोत्सव कह सकते हैं। क्या है, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर। ठीक, तो कहां से हमको संधि विच्छेद करना है, जहां पे ओ की मात्रा हो वहीं से हमको संधि विच्छेद करना होता है। तो उत्तर, पहला में क्या मिला, उत्तर। ठीक, और ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा को हमको आपको बताया है कि कैसे ब्रेक होगा। तो पहले वाले के लिए अ या आ होता है, और दूसरे वाले के लिए जब भी ओ का मात्रा ले तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ होता है। तो उत्तर प्लस ये तर तो है, इसमें क्या जुड़ेगा, ऊ जुड़ेगा, ऊ तर। उत्तर प्लस उत्तर, इसमें का इस रो में का रो में अ जुड़ता है, इसका पहला शब्द और इसका दूसरा ऊ, ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर वापस से क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम एग्जाम्पल में संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, नियम सही से पता हो तो, और इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सी संधि है। ठीक, इस तरीके से हम जब भी किसी भी चीज को ब्रेक करना, किसी भी चीज को आप कैसे सबसे सटीक तरीके से डिफाइन कर पाते हो, किसी भी चीज को जिस तरीके से हम ज्वाइंट कर रहे हैं उस तरीके से हम तोड़ना भी उस चीज को सीख जाएं,
अगर हम किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं तो उसको वैसे ही जोड़ना भी उसी प्रोसेस सीख जाए तो हमसे कोई भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही सबसे बड़ा संधि को समझने का तरीका होता है। अब इसके आगे वृद्ध संधि है, यड़ संधि, आया संधि है, ये आपको बताएंगे। तो पिछले जो है वीडियोज में दिया हुआ है दीर्घ संधि और गुण संधि, ये दोनों आपको बता दिए गए हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है या फिर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके, सरल तरीके से आपको बताया गया है। ठीक, अब आज हम शुरू करते हैं वृद्ध संधि। आज की क्लासेस जो हमारी होंगे वृद्ध संधि पे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लासेस। वृद्ध संधि, वृद्ध का भी मतलब क्या होता है? वृद्ध जैसे कहते हैं कि घर में ये वृद्ध आदमी है। ठीक, वृद्ध मतलब कि जिसको जैसे कि काम करते करते अनुभव की क्या हो, ज़्यादा जानकारी हो गई हो, ज़्यादा अनुभव हो गया हो, इस तरीके से वृद्ध संधि होती है। संधियों में स्वर संधि जो है उसके प्रकारों में जो ये है वृद्ध संधि आता है। एक पहला मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ मतलब क्या होता था? बड़ा। वृद्ध का भी वहीं से होता है, लेकिन दीर्घ देखिए उसमें थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं कि दीर्घ संधि में क्या था। जैसे कि दीर्घ संधि में क्या क्या लिया जाता था? ओ आ एक साथ लिया जाता था तो उसमें क्या आता था? आ आता था, ई ली जाती थी तो उसमें बड़ी ई आती थी, और ऊ लिया जाता था उसमें बड़ा ऊ आता था। इतनी चीजें ली जाती थी दीर्घ संधि में। और वृद्ध संधि में क्या होता है कि उसके आगे का होता है। जैसे कि वृद्ध संधि की पहचान आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वृद्ध, जैसा कि दीर्घ संधि में मैंने बताया था कि इसमें बड़ी मात्रा में आ हो, ई हो, ऊ हो, ये 3 चीजें होती हैं। वैसे ही वृद्ध संधि की पहचान आप कैसे करेंगे? यूं कहिए कि इसका ट्रिक है कि वृद्ध संधि कहीं भी आता है, कभी संधि की पहचान करने के लिए आता है तो कहीं संधि विच्छेद आता है। मैक्सिमम संधि विच्छेद ही पूछा जाता है, पहचान भी आता है। तो पहचान कैसे करेंगे कि वृद्ध संधि है? तो वृद्ध संधि की पहचान ये है कि जब किसी शब्द में ए का मात्रा लगा हो या औ का मात्रा लगा हो। ठीक, जहां कहीं भी ए या औ की मात्रा लगी हो वहीं पे क्या हो जाती है? हमारी वृद्ध संधि हो जाती है। ठीक, और गुण संधि में क्या होता था? गुण संधि में था कि ए था और ओ था। ठीक, उसमें ओ था। गुण संधि में ओ होता था, ये ध्यान रखना है आपको, ये मात्रा होता था। जबकि वृद्ध संधि में औ की मात्रा है या ए की मात्रा है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। वृद्ध संधि की पहचान ऐसे हुई कि ए या औ की मात्रा होती है। ठीक, अब इसको कैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, इसको कैसे संधि की जाती है। कोई भी आपको दे दिया गया एक शब्द तो आप जान गए हैं कि इसकी पहचान तो ये होती है। ठीक है, जान गए आप। लेकिन कभी भी कोई शब्द दे दे, उसका संधि विच्छेद करने को दे, तो आपको इतनी जानकारी हो जाए कि चाहे वो कोई भी शब्द दिया हो, चाहे हमने एग्जाम्पल में उसका डिस्कशन किया हो ना किया हो, नियम आपको पता हो तो आप उसको सटीक तरीके से कर जाएं। ठीक, तो उसके लिए आइए नियम देखते हैं। इसमें नियम क्या होता है कि जब किसी, जैसा कि संधि का पता है आपको कि संधि में 2 सार्थक शब्द मिलते हैं, तो जो 2 सार्थक शब्द लिए जाते हैं तो पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर, यही मिलके बनता है स्वर संधि में। ठीक, तो वृद्ध संधि में जो है कि पहले सार्थक शब्द का जो है जो लास्ट स्वर होगा अ या आ हो। ठीक, इसके साथ क्या हो, इसके साथ क्या क्या हो तो कौन सा पद बनेगा। जैसा कि गुण संधि में आपको बताया गया था। आइए उसके आगे अब देखते हैं कि अ या आ के साथ अगर ए मिला हो या ए मिला हो, इसको ए बोलते हैं यानी कि एक मात्रा वाला, इसको ए बोलते हैं यानी कि ये डबल मात्रा वाला। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इस ए का मतलब क्या होता है, ये ए होता है, ये ए होता है। ए का मतलब एक मात्रा होता है, ए का मतलब 2 मात्रा होता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर कहीं आता है तो ए और ए मिलते हैं तो जैसा कि वृद्ध है। जैसा कि दीर्घ संधि में होता था कि जब 2 बड़े लिए जाते थे और आ, 3 में कौन सा आता था? बड़ा वाला आता था। तो उसी का ठीक समझे कि ये बड़ा भाई है। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें बड़ा वाला आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाता है? ए औ आ जाता है। उसी तरीके से इसमें अगर हम ओ ले या औ ले, ओ औ पढ़ते हैं ना स्वर में, ओ ले या औ ले, इसमें भी क्या आएगा? बड़ा औ ही आएगा।
इसमें बड़ा अ आएगा। ठीक, इस तरीके से ये वृद्ध संधि में ये ए जो है ए और औ, ये ए हो जाता है, ये औ हो जाता है। इस तरीके से ये दोनों आते हैं नियम में। ये नियम हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस कोई भी उदाहरण देख के जब पूछेगा तो हम इसको कैसे संधि विच्छेद कर पाएंगे और बिल्कुल हमारा गलत ना हो, इसलिए ये नियम हमको पता होना जरूरी है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बितेशड़ा। इस तरीके का कोई हम एग्जाम्पल ले लिए। क्यों ये लिए हैं? क्योंकि इसमें ए की मात्रा है। ठीक, तो पहले हमको अगर ऐसा एग्जाम दे देता है एग्जाम में तो कैसे क्या पहचानेंगे कि इसमें चूंकि ए की मात्रा लगी हुई है तो ये तो कंफर्म हुआ है कि हमको वृद्ध संधि है। ठीक, अगर वृद्ध ये पूछा नहीं कि संधि कौन सी, ये पूछता है कि इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ठीक, तो कौन सा आप सही करेंगे? तो पहले तो दिमाग में होना चाहिए कि हर एक संधि में आप तोड़ते कहाँ से हैं, सार्थक शब्द बनता कहाँ से, सवाल ये होता है। तो स्वर संधि में कहीं भी जहां भी कोई मात्रा बीच में लगी हो वहीं से ब्रेकअप होता है। ठीक, एक चीज तो कंफर्म हो गया, यानी कि टूटेगा कहाँ से, टूटने वाला तो है यहीं से। ठीक, तो इसको सार्थक शब्द बन कहाँ से रहा है, बित। पहला क्या बना, बित। ठीक, प्लस बच क्या रहा है, ये मान लीजिए सड़ा हो गया और यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा है, यानी कि क्या बना होगा, बित प्लस ऐशड़ा, बितेशड़ा हो गया। इजी, इस तरीके से आप पहचान लेंगे। ठीक, कि ये क्या था, इसका संधि विच्छेद क्या था, बित प्लस ऐशड़ा, ये क्या बन गया, बितेशड़ा बन गया। ठीक, ऐसे मितेशड़ा का भी हो सकता है। एक है कि स्वैच्छिक, एक उदाहरण आइए नेक्स्ट लेते हैं स्वैच्छिक का, उस पर देखते हैं कैसे होता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। ठीक, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ से ब्रेकअप होगा, तो जहाँ पे ए की, ओ की या फिर आ की मात्रा लगी होती है, चाहे वो कोई भी संधि हो, किसी भी संधि की बात की जा रही है, तो जहाँ पर भी बीच में मात्रा लगी हुई है वहीं से हमको नॉलेज नहीं भी है कि कहाँ से सार्थक शब्द बन रहे हैं, तो जहाँ ए की या ओ की कोई भी स्वर की मात्रा लगी हो वहीं से हम ब्रेकअप करते हैं और उस तरीके से हमारा सार्थक शब्द मिल जाता है। तो यहाँ से ब्रेकअप होगा। ठीक, तो स्व मतलब अपना होता है, स्व प्लस लास्ट का ये उतार दीजिए। ठीक, छिक। अब देखते हैं कि ये मात्रा कौन सी है, ए की है या औ की है। अगर औ की है तो औ लगाएंगे, ए की है तो ए। तो किसकी मात्रा है, ये ए की है। तो जहां कहीं भी ये दिया हो इसका मतलब क्या होता है, ए पे ठीक एक मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक। स्व प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, ऐच्छिक मतलब इच्छा, स्व मतलब अपनी इच्छा से किया गया कार्य। ठीक, तो इसका संधि विच्छेद हम ऐसे कर देंगे। ठीक, अच्छा ये इसका ये बता दें कि जैसे कि कैसे ये टूट के और कैसे ए बना, तो स्व है, आधा अ व में अ मिला हुआ है। ठीक, और प्लस ये ऐच्छिक। ठीक, ये इसका लास्ट का स्वर और इसका पहला स्वर, ये दोनों तो यहाँ पे दिखाए हैं कि अ या आ कोई भी हो, उसके साथ इन दोनों में से कोई भी एक जुड़े तो ए की ही मात्रा हमको मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ए की ही मात्रा मिलेगी। इस तरीके से ये क्या बन गया, स्वैच्छिक बन गया। ठीक, तो इस तरीके से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद हमारा ये हुआ, आंसर में ये देता है तो आप इसको सही करेंगे। इस तरीके से कोई भी संधि विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं, उसके नियम पता हो तो पहचान भी कर सकते हैं, उसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। और ऑल ओवर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये तो बनता ही बनता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों के गलत भी यहीं से होते हैं। समास हो गया, संधि हो गया, सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं क्वेश्चन और सबसे ज्यादा गलत होता है। क्यों? क्योंकि लोग बुक्स में क्या होता है कि फटाफट एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऐसे ऐसे टूटा हुआ है ठीक है ऐसे कर लेंगे, लेकिन छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं, कभी आगे से ई की मात्रा लगी होती है, कभी पीछे से लगी होती है, वो चीज नहीं पढ़ते हैं, नियम नहीं पढ़ते हैं, शॉर्टकट तरीके को देखते हैं, इस वजह से उनकी गलतियां हो जाती हैं। ठीक, तो आप नियम को हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक दो दिन की, पूरी लाइफ टाइम का सवाल होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हम देते हैं। तो ये नियम पता रहेगा तो हम गलतियां नहीं करेंगे और इजीली हम नंबर गेन कर लेंगे। एक दो नंबर का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उन्हें पता है कि एक दो नंबर का कितना महत्व होता है। ठीक, इस चीज को हल्के में ना लिया जाए और नियम से हम पढ़ते हैं।
फ्रेंड्स जैसा कि हमने संधि में स्वर संधि के प्रकारों को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें स्वर संधि में जैसे कि दीर्घ संधि हो गया, ठीक, गुण संधि हो गया और वृद्ध संधि हो गया है। अगर इसमें आप नहीं पढ़े हुए हैं ये वीडियो या फिर कुछ डाउट है तो उसको दोबारा आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाके लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक, अब आइए आगे हम यड़ संधि को पढ़ते हैं। यड़ संधि की पहचान कैसे होती है, कैसे इसकी पहचान करेंगे और कैसे इसके नियम जान करके हम यड़ संधि का कोई भी एक शब्द दिया हो उसको कैसे हम संधि विच्छेद करें। ठीक, उसके आइए नियम देखते हैं। यड़ संधि, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसकी पहचान का ये तरीका है, ठीक, ध्यान से देखिए। इसकी पहचान का ये तरीका है कि जहां किसी भी कोई भी व्यंजन हो, ठीक, व्यंजन कोई सा भी हो लेकिन वो व्यंजन क्या हो, आधा हो, ठीक, अर्ध व्यंजन हो। जैसे कि ये स लिखते हैं, ये स, ये ऐसे वर्ड्स कि कोई भी व्यंजन अर्ध व्यंजन हो, ठीक, उसके जस्ट बाद वो किसी भी शब्द में आ रहा है, ठीक, या शुरू में आए या बीच में आए, उसके जस्ट बाद अगर य, व, र या फिर एक और शब्द आ जाता है, कहीं कहीं री आ जाता है, ठीक, इतने किसी भी व्यंजन के बाद, बस की बात नहीं, किसी भी अर्ध व्यंजन के बाद उसके जस्ट बाद य, व, र आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये यड़ संधि। अच्छा, याद कैसे रहेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं य, ठीक, य देख रहे हैं, तो य वर्ग जो होता है, हम क ख ग पढ़ते हैं तो क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, तो क में क ख ग अंग, च में च छ ज ज इ ऐसे होते हैं वर्ग, ठीक। तो य वर्ग में क्या क्या आता है? य वर्ग में क्या क्या आते हैं? य, र, ल, व, तो जिसमें से ल को छोड़ के, ल के जगह इसमें री आ जाता है, ठीक। तो ल को छोड़ करके य, र, व ये तीनों जो होते हैं, इसके अलावा री होता है, ल की जगह री होता है, ये तीनों य वर्ग के हैं। तो इस यड़ से आप याद रखेंगे कि कौन कौन से आएंगे, ठीक, अर्ध स्वर के बाद। अगर इनमें से कोई भी आता हो, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि अर्ध व्यंजन के बाद आ रहा हो, पूर्ण व्यंजन के बाद नहीं। तो इस तरीके से आता है तो आप इसको इजिली बता सकते हैं कि ये यड़ संधि है, ठीक। आइए इसको लिखते हैं एक बार। जब किसी शब्द में अर्ध स्वर के बाद य, व, र या जो है री होता है, री आए तो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ यड़ संधि होती है। ये इसकी पहचान हो गई, ठीक, कि हम देख के इसकी पहचान कैसे करते हैं। यड़ संधि होती है, ये तो उसकी पहचान हो गई। ये क्या हो गई? उसकी पहचान हो गई कि संधि की पहचान कैसे करते हैं, यड़ संधि की। तो ट्रिक में ये याद रखें कि य वर्ग है तो य, व, र और एक ल बस छोड़ते हैं, उसके जगह पे री हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जहां कहीं भी, इसको हाईलाइट कर दीजिए, कि जहां कहीं भी ये शब्द आते हैं तो हम कह देंगे कि वो यड़ संधि है। लेकिन ये याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, अर्ध स्वर नहीं, अर्ध व्यंजन, ये याद रखेंगे हम कि अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन के बाद वो चाहे कोई भी व्यंजन हो, ये नहीं है कि ये कोई भी अर्ध व्यंजन हो, उसके बाद य, व, र और री आता है तो वहां पे क्या हो जाता है? ये यड़ संधि हो जाती है। जैसे कि आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नियम में कि कैसे कैसे उसका संधि विच्छेद। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। जैसे कि हो गया यहाँ पे स्वागतम, इसमें पूछ दे कि कौन सी संधि है, स्वागतम दे दिया, ठीक, पूछे कि कौन सी संधि है, ठीक। कैसे पहचान करेंगे? ये क्या है? अर्ध व्यंजन है, ठीक। ये क्या हो गया? अर्ध व्यंजन हो गया, अर्ध व्यंजन हुआ, आधा व्यंजन है। उसके बाद क्या आया है? वो आया है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि य, व, र, री में से कोई भी एक आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे वो आया है,
इसलिए क्या कह देंगे कि ये कौन सी संधि हो गई, ये यड़ संधि हो गई। ठीक, अब इसको जैसे कि आता है न्याय, ये आ गया न्याय, तो आधा व्यंजन है, उसके बाद य आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक, य व र और री होता है यड़ संधि में, अर्ध स्वर के बाद आता है। बस यही आए, तो ये नहीं कि किसी भी अर्ध स्वर के बाद कोई भी शब्द आ जा रहा है तो आप कह देंगे नहीं, ये आधे से ये नहीं पहचाना कि किसी, अब मान लीजिए कि आ गया कहीं ब्रह्मर्षि आ गया, ठीक, कहीं लिखा हुआ आ गया ब्रह्मर्षि, तो क्या आप इसको बोल देंगे कि ये अड़ संधि है? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? कहेंगे कि यहाँ भी आधा ह है, जैसे कि इसको खोल के लिखते हैं ऐसे, तो आता है ब्र आधा ह और इसमें म बनाता है, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्मर्षि हो जाता है। ठीक, तो कह देंगे आप इसको कि आधा ह है, उसके बाद तो आधा ह है व्यंजन, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कहीं भी म का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, ये जो है यड़ संधि नहीं हुआ। ठीक, ये किसमें आता है, ब्रह्मर्षि किसमें आता है, ये गुण संधि में आता है। कैसे? जैसे कि इसका अ मिला और ये री मिला, तो जैसा कि गुण संधि में हमने बताया था कि जहां भी और बन जाता है अर, ठीक, वही क्या होता है, वो क्या होता है, गुण संधि में आता है। तो अ और री मिलते हैं तो क्या बन जाता है, अर, और ये अर जो है इसकी मात्रा जो है ऊपर, यही जो आके लगती है, यही री की मात्रा जब ऊपर लग जाती है वही अर कहलाता है। ठीक, तो ये ब्रह्मर और आ रहा है ट्रांसलेशन में, ब्रह्मर्षि और आ गया, तो ये किस में आता है, ये गुण संधि में आता है ब्रह्मर्षि का। तो इस तरीके से किसी भी, ऐसा नहीं कि आप ये ट्रिक देख ले कि कोई भी शब्द आधे से शुरू हो या आधा बीच में हो तो हम यड़ संधि बोल देंगे, नहीं, उसमें कंपलसरी ये है कि अर्ध व्यंजन के बाद य व र री, ठीक, ये आता हो। इस तरीके से हम इसकी पहचान कर लेंगे। आइए इसके नियम देखते हैं कि ये जैसे कि स्वागतम हो गया, न्याय हो गया, व्यय हो गया, ये सब आते हैं, तो इसके क्या क्या नियम है, कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं, इसके नियम देखते हैं। ठीक, इसमें है कि किसी भी, जैसे कि इसमें क्या होता है कि पहले में जो है ई या बड़ी दे दे, इस ई हो गया, उ हो गया, और एक री हो गया, री। इसके बाद इन शब्दों के बाद कहीं भी कोई भी स्वर हो, कि कोई भी स्वर हो, इसके बाद कोई भी स्वर आता है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं य व र, य व और क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक, जैसे कि कहने का मतलब है कि ई और ई जैसे कि दो संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें ई और ई के साथ कोई भी स्वर आए, दूसरे पार्ट में ये जरूरी नहीं कि अ या आ ही हो, जैसे कि इसके पहले वाले में बता रहे थे, ये पहले वाले में फिक्स था कि अ या आ ही आए, उसके दूसरे वाले में जो था इधर कि ए आए, ए आए, ऐसा था, लेकिन इसमें है कि ई और ई हो, ठीक, पहले में, और दूसरे वाले में कोई भी स्वर हो। ठीक, कोई भी स्वर हो, चाहे वो अ हो, आ हो, ए हो, अ हो, कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे क्या बनता है, ई अगर है तो उसके साथ य बनता है, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ है उसके साथ कोई भी स्वर मिल रहा है संधि बनते समय, तो वहाँ पे व होगा, यहाँ पे री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके नियम है। अब जैसा कि जो पिछले एग्जाम्पल हमने बताया था उसका ये संधि विच्छेद करके देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे स्वागतम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वागतम देता है कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, उदाहरण नंबर 1 है, तो आइए इसमें देखते हैं कि कैसे होता है। पहले तो हम क्या करते हैं कि कहाँ से टूटता है, जहाँ से इसकी पहचान होती है किसी भी संधि की। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि दिया है कि अर्ध व्यंजन के बाद, ठीक है, कोई भी शब्द हो तो यहाँ पे यहाँ से ब्रेकअप होगा, अर्ध व्यंजन है, इसकी जहाँ से जिसकी पहचान होती है कि जैसे कहीं पे ए की मात्रा से, कहीं से ओ की मात्रा से माना जाता है, इसमें पहचान में क्या है कि अर्ध व्यंजन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ से टूटेगा, तो ये हम स लिखे। ठीक है,
अब इसमें देखिए कि यहाँ पे आ रहा है क्या, सार्थक शब्द बनाने के लिए यहाँ पे ऊ की मात्रा जुड़ रही है। ठीक, ऊ की मात्रा हम लगाएंगे क्यों, ये सोचेंगे कि क्यों यहाँ पे ई की भी मात्रा सी भी कर सकते हैं, क्यों हम ऊ की मात्रा लगा रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या है, वो है, इस शब्द में क्या है, वो है। और जहाँ भी वो और रहता है उसका संधि विच्छेद जब तोड़ते हैं तो पहले वाले में अब ये नहीं कहेंगे कि पिछले वाले में भी तो जुड़ सकता है। ये हमने बताया कि पहले वाले में ये हो और बाद वाले में कोई स्वर आता हो। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे वो है, पहले हमारे दिमाग में रहे कि वो है, तो जहाँ कहीं भी वो हो वो टूटता किस में है, तो पहला इसका जो होता है ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहता है, और इसके बाद जो इसका जो होगा स्वर वो कोई भी स्वर होगा, आप चाहे जैसा वो शब्द होगा उस वैसे उसका स्वर बनेगा। ठीक है, उसको ब्रेकअप करने पे तो पहले वाले में ऊ जाके जुड़ता है, तो इसमें ऊ जोड़िए तो सु हो गया, प्लस वो तो खत्म हो गया क्योंकि वो ही टूटा है, तो ऊ और कोई भी व्यंजन में टूटा है। अब यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा दिख रही है, आ की मात्रा दिख रही है, वो तो ब्रेकअप हो गया, बचा क्या वहाँ पे, आ बचा, तो आ लिखे और ग त म, सु प्लस आगतम, इस तरीके से क्या बन जाता है, स्वागतम बन जाता है। ठीक, तो एक चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, ये आपको दिमाग में बैठा लेना होगा कि यह जहाँ भी आए उसको ब्रेक करेंगे, यह तो छोटी पहले वाले में जुड़ेगा, छोटी या बड़ी। ठीक, उसके बाद कोई भी स्वर जिस तरीके का वर्ड होगा, और स्वगतम होता तो यहाँ पे अ लिखते हैं। ठीक, जिस तरीके की मात्रा होगी होगा तो स्वर ही, क्योंकि स्वर संधि के ही भेद हैं, तो ई पहले पे कर दें और बाद में जिस तरीके का वाक्य होगा उस हिसाब से उसके आगे रख के और ज्यों का त्यों ये बचे हुए शब्द को उतार लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हम संधि विच्छेद कर देते हैं आसानी से। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए हमारा। हम देखते हैं न्याय। ठीक, न्याय, तो पहले तो पहचान की बात आ गई, तो जैसा कि आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अर्ध व्यंजन हो उसके बाद य व र कुछ भी आता हो तो य आया ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। ठीक, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो पहले दिमाग में बैठा है कि हो तो भाई ये यड़ संधि। ठीक, अब इसमें आधे स्व व्यंजन के बाद आ क्या रहा है, य आ रहा है, तो दिमाग में ये चीज़ बैठाए रहिए कि ये टूटेगा किसमें, छोटी में या तो टूटेगा, बड़ी में, और दूसरा इसका क्या रहेगा, कोई भी स्वर हो इसके हिसाब से, आपके उसमें आया हो, ऊ आई हो, री आई हो, जो भी आया हो उसके हिसाब से तोड़ेंगे। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं, कोई भी स्वर हो सकता है। तो पहला वाला तो नौ है, ठीक, आधा नौ है, उसमें क्या जुड़ेगा, ई जुड़ेगा, तो ये हो गया नी, प्लस अब क्या बच रहा है, यह तो खत्म हो गया, यहाँ से ब्रेकअप हुआ तो यह तो खत्म, अब क्या बच रहा है, न्या था ना, यानी कि यहाँ पे क्या था, आ था और यह, इस तरीके से क्या बन गया, नी प्लस आए हम क्या कह देंगे कि न्याय का होता है। ठीक, अगर आप यही नियम नहीं जानेंगे तो इसके अलग अलग जो भी देगा तुक्का लगा के करते हैं, और लेखपाल के एग्जाम में तो खास तौर से आपको तुक्का नहीं लगाना है, और बाकी जो है टीचर में है कि सुपर टेट हो गई ये, तो इनमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन लेखपाल में तो आपको स्ट्रिक्टली एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव जो है निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इस यहाँ पे होगा नी प्लस आ है, तो नियम जानेंगे कहीं भी तो कोई भी शब्द को ब्रेकअप करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आइए एक शब्द देखते हैं, अन्वेषण का। ठीक, जैसा कि एक उदाहरण लेते हैं, अन्वेषण। एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा समझेंगे, एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा आपको बताया जा रहा है ताकि ये नियम मैं अप्लाई करके और आपको बता सकूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है। ठीक, तो पहला तो कि ब्रेकअप कहाँ से होगा, जहाँ पर भी य व र और इसके आगे अर्ध व्यंजन दिए हो। ठीक, तो अर्ध व्यंजन यहाँ पे है, उसके बाद जस्ट वो है, यानी कि हो तो गई यड़ संधि, टूटेगी भी वहीं से। ठीक, तो यहाँ पे दिया क्या है, वो दिया है। ठीक, वो दिया है, तो वो के लिए क्या है कि पहला वाला में तो बड़ा हो या छोटा हुआ आएगा। ठीक, उसके जस्ट वाले में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो इस तरीके से हम अपने दिमाग में बैठा ली कि पहले वाले में हमको ऊ तो जोड़ना है। ठीक, ठीक हो गया, तो अब हम ये उतारते हैं, अ और आधा न तो है। ठीक, अब इसमें क्या जुड़ेगा, एक ही मात्रा है चूंकि, तो ए वाला तो इसमें आ जाएगा, व टूट रहा है तो ऊ, तो अनु। ठीक, अनु, प्लस इसमें क्या है, एक की मात्रा है तो ए श, अब देखिए ये ए की मात्रा नहीं है, ए की मात्रा है, तो ये बस ऐसा लगेगा। इसमें एग्जाम्पल में अब ये बताते हो, अनु प्लस ऐषण। ठीक, अच्छा एक और चीज़ दे सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में सेम ऐसा ही दे सकता है, अनु प्लस ऐषण, ऐसा भी दे सकता है आपको ट्रिक लगाने के लिए। ठीक है, तो
वहाँ पे आप जैसे कि बस एग्जाम्पल उदाहरण देके सरसरी निगाहों से अगर आप पढ़े हुए हैं, ठीक, तो आप तो यही आपको संधि विच्छेद कर दें। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी जो मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे ए की मात्रा है और ये का यहाँ पे क्या दिया था, ए की मात्रा दी हुई थी, ठीक। तो आप वहाँ पे ट्रिक लगा के क्या आएंगे, आप वहाँ पे ट्रिक लगा के आ जाएंगे ये वाला, तो यहाँ से आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि हमने तो सही लगाया है, ऐसे कैसे। तो यही छोटी छोटी बारीकियाँ होती है जो हमारे नियम से क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाती है। इसलिए शॉर्टकट तो अपनाइए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ निगेटिव मार्किंग है, जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे ये सब भी, अरे ये नहीं है कि निगेटिव मार्किंग हो तो हमको नंबर, क्योंकि आजकल तो कट ऑफ चलता है ना, तो इसलिए ये सब नियम बहुत ध्यान में रख के चलना है हमको, ठीक। अनवेस्टेड हो गया। एक चीज और देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मात्रा देश, एक देखते हैं, मात्रा देश, मात्रा देश एक एग्जाम्पल इसका है। अच्छा, ये एक चीज आपको देखना है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये तो में ऐसे किया हुआ है, ये और ये, इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंट समझ में आता है? अगर कहीं ऐसा दिया हो और ये दिया हो तो इन दोनों में आप कुछ अंतर समझते हैं? इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसको बहुत जगह बहुत सारे लोग हैं कि अपने लिखावट को गलत करते करते त्र को ऐसे बना दिया करते हैं, ठीक, जल्दीबाजी में। लेकिन अगर बुक्स में कहीं दिया हो तो बुक्स गलती नहीं करती है, इसका कुछ मीनिंग है, ठीक। मीनिंग क्या है देखते हैं। ये तो एक वर्णमाला का अक्षर हो गया त्र, जो कि त्रिशूल ऐसे बनता है, ठीक। लेकिन इसका ऐसे लिखने का क्या मतलब, इसका लिखने का ये मतलब नहीं कि वो अपने स्टाइल में लिखा हुआ है, जी नहीं। इसका मतलब होता है आधा त में जो है र जुड़ा हुआ है, ठीक। इस तरह का मतलब हुआ कि आधा त में र जुड़ा हुआ है, जबकि इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि त में र जुड़ के त्र बना है, वो तो वर्णमाला का एक अक्षर है, ठीक। जबकि ये संयुक्त अक्षर, यहाँ पे ये भी संयुक्त अक्षर होता है, और ये जो है संयुक्त अक्षर त और र को मिलकर के ये बना हुआ है, इसलिए इस त में इसको आधा र किया हुआ है, जिसमें आधा त है और पूरा र है, ठीक। तो आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो त्र दिया हुआ है, कहीं अर्ध व्यंजन है ही नहीं, ठीक। तो इस चीज़ को अगर आप त्र समझ रहे हो, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा है, क्योंकि अगर आप इसको त्र समझ रहे हैं तो ये त्र नहीं है, आधा त है, उसके बाद से र दिया हुआ है, इसलिए अर्ध व्यंजन हुआ और यहाँ पे यड़ संधि हुई, क्योंकि य व र होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे संधि पहचानने के लिए दिया। तो आप अगर ऐसा बैठा हुआ है कि आधा व्यंजन हो तो खोजे आधा व्यंजन नहीं है, तो इसलिए ये लगता है कि व्यंजन संधि हो गया या कोई हो गया, तो जी ऐसा नहीं है, ये आधा तो और र है। इसको जब हम ब्रेकअप करते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन या फिर उस वाक्य को शुद्ध पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मा त र, तब ये मात्र और मात्रा देश, इसको क्लियर लिखते हैं। इसका हो गया माँ आधा त रा देश, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिखने का मतलब ये हुआ, ना कि आप उसको त्र समझ लें और उसको आप यड़ संधि से अलग कर दें, ऐसा नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल को मैं उठा रही हूँ। अब आइए इसका देखते हैं कि ये आधा त के बाद क्या है, र है, ठीक। तो मैंने जो आपको नियम बताया था र के लिए, र के लिए क्या आता है, जब किसी भी व्यंजन में री के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, र बन जाता है, किसी भी री के बाद, ठीक। जो स्वर में का री है, री के बाद कोई भी जैसे कि स्वर आए, चाहे वो कोई भी स्वर हो, अब इसको देख के हम बताएंगे कौन सा स्वर है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो र बन जाता है। तो र टूटेगा किस में, पहले वाले में तो री लगेगा और दूसरे वाले में जिस हिसाब से ये होगा वो हम ले लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं ब्रेकअप कहाँ से होगा, जहाँ से अर्ध व्यंजन हो वहाँ से टूटेगा। टूटता किसके लिए है, र के लिए, य व र के लिए टूटता है। तो यहाँ पे माँ लिख लिए और आधा त है, ठीक, आधा त है। अभी इसमें कोई स्वर जुड़ेगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ता है, री जुड़ता है, ठीक। तो री को किसी भी शब्द में लगाते हैं, जैसे कि ये हमारा री हो गया, तो री को किसी भी शब्द में लगाते हैं। मान लीजिए कि आधा क में लगाए तो क में लगेगा, तो ये बन के जाता है क्री, ऐसे बन जाता है। इस तरीके से ये मातृ हो जाएगा, ठीक। अब ये र तो खत्म हो गया, र को तो ब्रेक हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी कि कोई भी स्वर में क्या मिल रहा है हमको, आ। तो आ दे स, मातृ आदेश, मातृ मतलब माता, आदेश मतलब क्या होता है कि आज्ञा।
ये माता की आज्ञा ही क्या कहलाएगी, मात्रादेश कहलाएगी। ठीक, तो इसको आप समझिए कि ये कौन कौन से अक्षर, बहुत सारे अक्षर होते हैं जो शुद्धिकरण में हमारे एग्जाम में भी देता है, किसी भी चीज़ को शुद्ध करके लिखना। तो बहुत सारी चीज़ों को हम पहले से गलत लिखते चले आ रहे हैं। ठीक, तो उस चीज़ से आप बचें, वो चीज़ें ध्यान दें कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं। इस तरीके से यड़ संधि हम देख लिए एग्जाम्पल्स के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे नियम क्लियर हुए होंगे एक एक करके। ठीक, तो आप नियम पे, शॉर्ट ट्रिक पे तो ध्यान देने के साथ साथ नियम पे भी ध्यान दें। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले कक्षाओं में मैंने संधि का जो स्वर बताया था, ठीक है, जो स्वर संधि में था दीर्घ, गुड़, वृद्ध, यड़। ठीक है, अब आज क्या पढ़ाना है, आयादी संधि पढ़ाना है। अगर ये इन सब जो है संधियों में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर नहीं आप देखे हों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में। स्वर संधि की अंतिम जो है अयादी संधि। इस संधि में क्या है, अयादी संधि में क्या होता है, इसकी क्या पहचान है। जैसे कि सारे जो भी संधियां थी स्वर संधियों में, उसको पहचानने का एक तरीका था। अयादी संधि में जो होता है कि कोई मात्रा ही नहीं था। इसका महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है कि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं उसमें ए औ ऐसी मात्राएं दिखती हैं संधि विच्छेद में, जबकि इस शब्द को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल शब्द होता है, बिना मात्रा के होता है। जैसा कि इसमें, जैसे इस शब्द को प्रोनाउंसिएशन करते समय अय, आय, औ, आओ ऐसा मतलब कि प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कि नयन, तो अय आ रहा है नयन। पवन, ऐसे जैसे कि अय आओ ऐसा आएगा। ठीक है, पावन, तो आओ आ रहा है पाव, पावन। ठीक है, तो इस तरीके से जहां भी अय, आय, औ, आओ प्रोनाउंसिएशन में ऐसे शब्द निकल के आते हैं तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ठीक है, अय से अयादी हो गया ना, अय, आय, औ, आओ ऐसे शब्द निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान में क्या आएंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन करते समय जो भी इसका वर्ड आएगा, इसमें है कि अयादी संधि के, इसको ब्लैक से लिखती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, है कि अयादी संधि के इसकी ये पहचान है। शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते समय यानी कि उच्चारण करते समय, अय, अय हो गया, आय हो गया, या औ, या फिर हो गया आओ, इनमें से कोई भी एक आता है सब प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण करते समय, इनमें से कोई भी एक आता है इसकी अयादी संधि की पहचान क्या है, अयादी संधि के शब्दों का उच्चारण करते समय, ठीक है, ये कंपलसरी है कि अय आएगा, आय आएगा, औ आए, आओ आए। इनमें से, इन चारों में से कोई भी एक उच्चारण आता है जो भी हम शब्द पढ़ रहे हैं, तो उससे हम पहचान लगा लेंगे कि ये कौन सी संधि है, ये अयादी संधि है। जैसे कि हम लेते हैं नयन, अय आया, न या न, तो अय आ रहा है बीच में, तो इस तरीके से नयन हो गया। ठीक है, पवन, वन, औ आ रहा है, पव, औ आ रहा है। इस तरीके से जिस भी शब्द का हम उच्चारण करेंगे अयादी शब्द की पहचान हो जाएगी कि इसमें अय, आय, औ, आओ ये शब्द आते हैं। ठीक है, आइए अब इसके नियम देखते हैं। अच्छा, इसके नियम में क्या है, जैसा कि यड़ संधि में आप पढ़े थे कि छोटी ई था, ठीक है, बड़ी ई था, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ रहा था तो ए का लग रहा था, ए का लग रहा था। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है कि उसमें था ई उ री, ये स्वर के जो भी हैं, जो भी स्वरों में था कि ई था, बड़ी था, एक में था, और फिर उ था, उसके बाद से क्या था, री था।
ठीक है। इस तरीके के शब्द के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ रहा था, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ रहा था तो क्या आ रहा था, वहाँ पे जो है यड़ संधि हो जा रही थी। यहाँ पे य व र उसके बन रहे थे, स्वर आ जा रहे थे, ठीक है। इसके नियम में क्या है कि जब भी ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा, कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा, कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो ए के साथ जब मिलेगा तो अय बनेगा, अय। जब भी उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उस शब्द के बीच में क्या आएगा, अय आएगा, ठीक है। और जहाँ पे अय हो, अय के साथ इसी की बड़ी मात्रा होती है, तो अय के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी जो है भिन्न स्वर हो, तो चूंकि ये बड़ी मात्रा है तो इसमें भी क्या आ जाएगी, सेम वही रहेगा, बस बड़ी मात्रा आ जाएगी। अ है यहाँ पे तो यहाँ पे आ हो जाएगा, तो आय आ गया, आय आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर ओ के साथ ए ऐ ओ बच रहा है, ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर लिया जाए, कोई भी भिन्न स्वर लिया जाए तो उसके साथ क्या आ जाता है, औ आ जाता है, औ, ठीक है। अगर इसी की बड़ी मात्रा औ ले ली जाए, औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर लगा हो, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर लगा हो तो उसके साथ क्या आ जाता है, आओ आ जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। जैसा कि यड़ संधि से ही आपको पहचान में आ जाएगा, यड़ संधि में भी ऐसा ही नियम था कि लास्ट में कोई भी भिन्न स्वर लगता था, लेकिन इसमें पहला क्या होता था, छोटी बड़ी होता था, छोटी बड़ी होता था, ठीक है। तो उसके साथ य बनता था, यहाँ पे व बनता था, यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर इसके साथ मिलता था तो र बनता था, ठीक है। तो उन शब्दों में जरूर य व र आते थे, ठीक है। अर्ध व्यंजन के जस्ट बाद य व र आते थे, तो उस तरीके से यड़ संधि की पहचान होती थी। उसी तरीके से जो है इसमें जो है कि ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर लेते हैं तो अय आता है, ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर लेते हैं तो आय आता है, ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर लेते हैं तो औ, और इसके साथ आओ आता है, ठीक है। तो आइए, जहाँ कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में हमारा अय आएगा, जैसे कि नयन, अभी इसको बढ़िया से देखेंगे, नयन, इसमें बीच में क्या आ रहा है, अय आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी अय आएगा उसको तोड़ेंगे कैसे, दो पार्टों में, पहले में ए रहेगा, दूसरे में कोई भी भिन्न स्वर इसके हिसाब से रहेगा। अगर ये अ की मात्रा आएगी तो अ रहेगा, आ की मात्रा आएगी तो आ की मात्रा लगा के दो सार्थक शब्दों में इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसको। उदाहरण में जैसे कि हम ले लेते हैं, नयन को ही लेते हैं, नयन, ठीक है। तो पहले तो सवाल उठता है कि ये कौन सी संधि है। तो अयाद में क्या है इसकी पहचान, कि जहाँ भी अय आए, आय आए, औ आए, आओ आए, ठीक है। तो नयन, अन आ रहा है, अय आ रहा है, ठीक है, न के बाद अय आ रहा है, तो टूटेगा कहाँ से, जहाँ से इसका प्रोनाउंसिएशन उस तरीके का मिल रहा है। तो किसके किसके बीच मिल रहा है, अ और य के बीच मिल रहा है, अय, नयन, तो यहाँ पे मिल रहा है, जो भी अय का उच्चारण हो रहा है वहाँ से टूटेगा। तो पहले किस में टूटेगा, ए में टूटेगा, और लास्ट वाले में जो शब्द बनेगा कोई भी भिन्न स्वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न है, टूटेगा कहाँ से, जहाँ से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहीं से टूटेगा। तो इसमें न पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ये चूँकि स्वर है, एक की मात्रा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, ने, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, यन है ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, कोई भी भिन्न स्वर लगेगा, तो इसके साथ जब स्वर लगेगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अ के पास से ये ब्रेक हुआ, क्योंकि उच्चारण यहीं पे आ रहा है, तो ये जब ब्रेक हुआ तो किस में टूटा, ये य जो है टूट गया, किस में, ए में टूटा, और किस में टूट गया, कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि यहाँ पे कोई मात्रा आ गई तो है नहीं, या फिर ए की मात्रा तो है नहीं, तो ये अ की मात्रा में टूट गया। तो ने प्लस अन, ये य खत्म हो गया, इसमें आके जुड़ गई ए की मात्रा, और इसमें कोई भी भिन्न स्वर, तो ये शब्द के हिसाब से होगा। अगर ऐसे ही इसी तरीके से आइए अब अगला देखते हैं, जैसे कि है इसमें पवन, इसमें है पवन, एक पवन का देखते हैं।
तो औ आ रहा है, प के बाद औ आ रहा है, पवन, पवन, इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो बीच में औ आ रहा है, ठीक है। अय, जैसे कि हमारा जो समझ रहे हैं कि उसमें अय आ रहा है, आव आ रहा है या औ आ रहा है, तो ये जो शब्द है य है, वो है, ऐसे शब्द जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही जो शब्द आ रहा है हमारा य है या वह है, इसके आगे अगर ये आधा शब्द लगा होता, अगर ऐसे होता, ठीक है, अगर ऐसा कोई शब्द होता तो ये चूंकि अर्ध व्यंजन है उसके बाद वो आ रहा है तो ये तुरंत किस में हो जाता है, यड़ संधि में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे व्यंजन क्या है, जो व्यंजन जो है वो पूरा है, ठीक, इसलिए अयादि संधि हुआ। अब वर्ड किस में टूटेगा, जब ये इसमें है तो ये टूटेगा अय में, आओ में, औ में। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो प जो है, प मान लीजिए आधा ओ से बना है, ठीक है, और फिर क्या है, वन है, पवन है, तो इसमें जो है ए की मात्रा जुड़ेगी, इसमें जुड़ेगी कौन सी मात्रा आके इसको ब्रेक करेंगे तो ए की मात्रा जुड़ेगी, प्लस इसमें अन हो जाएगा, कोई भी स्वर तो इसमें आ की मात्रा, तो अगर पवान होता तो इसमें आ जुड़ जाता, आन जुड़ जाता है, लेकिन ऐसे होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है, ने प्लस एन पे प्लस। अगर वही पावन होता यहाँ पे, पावन, ठीक है, इस तरीके का शब्द होता पावन, ठीक, तो इसमें क्या होता, ये आओ जुड़ रहा है, इसमें औ की मात्रा लग जाती, तो पौ प्लस अन हो जाता, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स ले, अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं नाविक का। इसमें बीच में ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, लेते हैं नाविक, ठीक है, नाविक है तो आव का आ रहा है उच्चारण इसमें बीच में, ठीक है, नाव, नाविक, तो नाविक ऐसे आ रहा है नाविक के प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। इसमें किसका आ रहा है, आव का आ रहा है। तो आव के लिए क्या क्या लेते थे हम, जैसे कि था ए था, ए था, औ था, तो इस तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, औ के साथ जो है कोई भी भिन्न स्वर, जब इसको तोड़ेंगे शब्द को तो कोई भी जो है भिन्न स्वर होगा, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर होगा नाविक में। तो इसको तोड़ते हैं, तो ना है, इसमें क्या जुड़ेगा, औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो नौ हो जाएगा, औ की मात्रा जुड़ेगी तो 9 हो जाएगा, प्लस ये तो ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक है, तो वह तो शब्द ही खत्म, तो प्लस इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मात्रा किसकी है, मात्रा तो नहीं हटेगी ना, मात्रा तो इसमें है, भिन्न स्वर की मात्रा तो है, तो ई की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा है, तो ई का नाविक हो, 9 प्लस इक हो गया, नाविक हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, गायक, गायक दिख लेते हैं, इसी तरीके से हो जाएगा गौ प्लस इक, गायक हो जाएगा, ठीक है, गायक हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है अयादि संधि को भी पहचान सकते हैं। अब कल के एपिसोड में हम शुरू करेंगे अपना व्यंजन संधि, उसमें जो है 3-4 उसके कुछ प्रकार नहीं होते हैं, उसके 3-4 अपने कुछ रूल हैं, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।